हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल आयुष लॉ लेक्चर। तो क्लास हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रो हमने देख ली थी कि कॉन्ट्रैक्ट को किन 3 तरीक़ों से बनाया जा सकता है ना। तो एक बार मैं आपको बिल्कुल ही 1 to 2 मिनट में एक छोटा सा रिकैप देना चाहता हूँ। हमने देखा था, और ये शॉर्ट फॉर्म्स में मैं लिखूँगा, आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एन ऑफर, फिर उसमें एक्सेप्टेंस होगी। पहली पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, और फिर हमारा प्रॉमिस आ जाएगा। अब प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हमने ये पढ़ लिया था, और हमने ये भी देखा था कि चलो कॉन्ट्रैक्ट तो ये है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें इन सारी चीज़ों से पता चल गया, ठीक है। मेनली इससे एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट को हम किन तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है हमारा एग्रीमेंट से हम कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद तीसरा तरीका है हमारा प्रॉमिसरी एस्टॉपेल। ओके, उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि वेज हैं कि हम इन 3 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब जो ये चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसे हम एक तरह से स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आपको आगे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ ही नहीं आना, ठीक है। इसलिए मैं इस पर बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ। आप ये वाली वीडियो देखने से पहले एक बार हो सके तो पिछली वाली वीडियो देखें। उस वीडियो में भी मैंने कम से कम 4 से 5 बार रिपीट अलग अलग तरीके से समझाया यही चीज़, ठीक है ना। तो वो वाली वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप वो देखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जो मैंने ये आपको बताया, 3 वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला वे जो कि है हमारा एग्रीमेंट, ठीक है। और जो ये पहला वे एग्रीमेंट, इन्होंने स्टार्टिंग में इसमें वही चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। क्या? पहले इन्होंने किया है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इन्होंने किया है एग्रीमेंट, और तीसरा इन्होंने किया है प्रॉमिस। और ये तीनों चीज़ें मैं आपको कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, और प्रॉमिस क्या है, ठीक है ना। और यही चीज़ें इन्होंने जो फर्स्ट वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है उसमें एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में। क्या? पहला कॉन्ट्रैक्ट, उसकी डेफिनेशन मैं कल बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2H में लिखे है। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में सिर्फ यही बता दूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक एग्रीमेंट है, जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, ना मैं बताऊँ एग्रीमेंट क्या है, कि ना मैं बताऊँ एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या है, तो आपको समझ आएगा कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। इधर रट्टे वाली बात होगी। इसलिए मैंने आपको पहले ऑफर समझाया और एक्सेप्टेंस समझाया, जिससे हमारा प्रॉमिस बना, और फिर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन में जो एग्रीमेंट बना मैंने कंसिडरेशन समझाया, फिर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ जो बना, जिससे कॉन्ट्रैक्ट बना, मैंने आपको एनफोर्सिबल बाय लॉ समझाया। इसलिए आप कल की वीडियो ज़रूर देखें इससे पहले वाली, ओके। तो जो फर्स्ट वे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सबसे पहले आएगा कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम कल कर चुके हैं। फिर आएगा उसमें हमारा एग्रीमेंट, जो कि हम कल कर चुके हैं। फिर आएगा उसमें हमारा प्रॉमिस, जो कि हम कल कर चुके हैं। तो प्लीज़ रेफर टू यस्टरडेज वीडियो। और ये स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बता दिया गया है आपको। और जो सा ये अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एग्रीमेंट इसमें बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, और प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑफ़र और एक्सेप्टेंस कराया। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मैंने बिल्कुल ही लेमैन की लैंग्वेज में कराया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो डेफिनेशन है टेक्निकल, उससे नहीं कराया, क्योंकि ये दोनों टॉपिक सेपरेट टॉपिक से इसी फर्स्ट वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर, और बहुत वास्ट टॉपिक है, इनकी अलग तरह से अलग वीडियोस बनेंगी, ओके। तो आप वहाँ रेफर कीजिएगा। सो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा वो है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि डील करता है एसेंशियल कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए,
जिससे हम बोलें कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना है या एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना है। ओके, सो एसेंशियल वर्ड से आप क्या समझते हो? मैं इसे आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक सब्जी बनानी है हमें, ओके, तो उसमें सबसे पहले पानी चाहिए, फिर हमें सब्जी चाहिए, चाहे कटी हो चाहे जैसे भी हो, फिर हमें मसाले चाहिए। इन सब को कंबाइन करके ही हमारी सब्जी बनेगी। तो ये सारे एसेंशियल्स हैं सब्जी बनाने के। उसी तरह से आप ले लो जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जितने भी एसेंशियल्स हैं वो सारे के सारे सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं। ओके, तो सेक्शन 10 क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 बोलता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे इनडायरेक्टली। जो मैं ये बताना चाह रहा है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। वो तब हैं, मतलब क्या कंडीशन है? अगर ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तो ये क्या कहनी चाह रही है स्टेटमेंट? 5 चीजें कन्वे करती है। पहली, जो भी एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहने के लिए या एक एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए, वो 5 कंडीशंस हैं। और पहली कंडीशन उसमें से है हमारी फर्स्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी 2 पार्टीज। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें सबसे पहले हमारे पास मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन मिनिमम हमारे पास 2 पार्टीज होनी चाहिए। ओके, मिनिमम 2 पार्टीज, जिसमें से एक पार्टी ऑफर देगी, 1 पार्टी, और सेकंड पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। ओके, यही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है। क्या? एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, एन एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रपोजल बाय 1 पार्टी एंड फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी। प्रपोजल वर्ड जो है वो इंडियन लॉ का वर्ड है और जो ऑफर वर्ड है वो इंग्लिश लॉ का वर्ड है। ठीक है, और इसमें जो पार्टी ऑफर देती है उसे हम कहते हैं ऑफरर, और जिस पार्टी को ऑफर दिया जाता है, मतलब जो पार्टी एक्सेप्ट करती है, उसे कहते हैं ऑफरी। चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन जिसे दिया गया उसे हम कहते हैं ऑफरी। ठीक है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं प्रोमिसर और प्रोमिसी। ओके, सेकेंड जो एसेंशियल है हमारा वो है कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पेटेंट मतलब कॉम्पेटेंसी ले लीजिए। अब इसका मतलब क्या है वर्ड का कॉम्पेटेंसी का? अब जैसे मान लीजिए क्लैट है, एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, मान लीजिए +2 में जो बच्चा 90% से अबव मार्क्स लाएगा वही क्लैट का पेपर दे सकता है। तो ये कॉम्पिटेंसी है पर्सन की, कौन दे सकता है क्लैट का पेपर? जिसके 90% से ऊपर है। जितने बच्चे जिनके मार्क्स 90% से नीचे हैं वो क्लैट का पेपर नहीं दे सकते क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। आपको समझ आया? हालांकि रियलिटी में 90% का क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया काफ़ी कम है। ओके, उसके बाद थर्ड एसेंशियल क्या? देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन को मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में समझाया है, एक बार मैं इसको क्रक्स दे देता हूँ। इन रिटर्न, किसी भी चीज़ को देने के बदले क्या चीज़ रिटर्न में मिल रही है उसे हम कंसिडरेशन कह देते हैं। ठीक है, जैसे ए ने बी को वॉच दी फॉर ₹2000, मतलब बी ₹2000 देगा ए को, तभी ए वॉच देगा बी को। तो जो ₹2000 ये ए की कंसिडरेशन। ठीक है, तो जो भी एग्रीमेंट है उसमें जिस भी चीज़ का लेन देन हो रहा है वो एक तो लॉफुल कंसिडरेशन हो, उसके बदले क्या दिया जा रहा है वो लॉफुल हो, और जो भी ऑब्जेक्ट है उस एग्रीमेंट का और जो चीज़ है वो दोनों की दोनों भी लॉफुल हो। ऑब्जेक्ट का मतलब पर्पस क्या है और थिंग से भी है। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ें लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं आती, उनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
और उनको हमने नाम दिए अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। ओके, तो वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? वो 5 कैटेगरीज हैं ये। पहला है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब है? कोई भी पॉलिसी जो कि पब्लिक के लिए बनाई गई है, और मेनली ये वेलफेयर की पॉलिसी से रिलेट करती है। ठीक है, आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक पॉलिसी, एक एग्रीमेंट है, कहाँ गया मैं मार्कर, हाँ, एक एग्रीमेंट है जिसमें एक पार्टी को कह दिया गया कि तू केस नहीं फाइल कर सकता कोर्ट में, तो ये एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है और ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का क्या एसेंशियल है, देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, लेकिन जबकि यहाँ पे अनलॉफुल है क्योंकि उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। दूसरा हमारा इमोरल। इमोरल का क्या मतलब है? इमोरल इज अपोजिट ऑफ मोरल। हमने सुना होगा मोरालिटी वर्ड। मोरालिटी मतलब एथिक्स, गुड कंडक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बैड है, अनएथिकल है, वो इमोरल के अंदर आएगी। हिंदी के 2 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है हमारा दुराचारी और दूसरा वर्ड है हमारा चरित्रहीन। चरित्रहीन मतलब कैरेक्टरलेस, दुराचारी मतलब वेरी बैड कंडक्ट। ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, पर्सन है, वो ऐसा कोई कंडक्ट एक्ट करते हैं जो कि उसके कैरेक्टर को बहुत ही नेगेटिव मीनिंग देते हैं, नेगेटिवली उसे बताता है किसी को कि ये तो बहुत ही बुरा है, ये तो ऐसे बोलता है, सेक्टर, वो इमोरल है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को ₹1 CR दूंगा अगर तू, मतलब बी ले लीजिए वाइफ है सी की, अगर तू सी को डिवोर्स दे दे और उसके बाद मेरे से मैरिज कर ले, मैरी मी। तो ये इमोरल है। ठीक है ना? चरित्रहीन से सोचिए, बी के लालच भी है 1 करोड़ का, क्या बता फेयर भी हो इससे, सी से परेशान हो, कुछ भी। ठीक है ना? तो ये इमोरल का एग्जांपल है। दूसरा इंजरी और हार्म टू अनदर पर्सन। इंजरी मतलब कोई भी पर्सनल इंजरी हो। अब जैसे मान लीजिए ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं तेरे को ₹1 CR दूंगा अगर तू सी को स्लैप करे। अब स्लैप जो है वो इंजरी कॉज कर रहा है सी को। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट गलत है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफीट्स द पर्पस ऑफ लॉ। पर्पस ऑफ लॉ का क्या मतलब है? कोई भी लॉ है वो एक पर्पस से बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट है 1923 का। वो बताता है कि जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो मालिक है, जो नौकर को जॉब देता है, एम्प्लॉय को जॉब देता है, अगर वो एम्प्लॉय को कोई भी इंजरी होती है तो एम्प्लॉयर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन मतलब पैसे। ठीक है ना? अब मान लीजिए एक एग्रीमेंट है जिसमें एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉय को कि तेरे को जो कॉम्पनसेशन मिलेगी ना एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट के तहत, जो भी तेरे को इंजरी हुई है, मैं वो कॉम्पनसेशन तेरे को नहीं दूंगा और इससे तू सेटिस्फाइड है। ये एग्रीमेंट गलत है क्योंकि इसने पर्पस ऑफ लॉ को ही डिफीट कर दिया, हटा दिया। किस पर्पस के लिए लॉ बना था? कॉम्पनसेशन देने के लिए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से फॉर पर्सनल इंजरी। अब इसने वो दिया ही नहीं, एग्रीमेंट ही उल्टा हो गया उस पर्पस की, तो वो डिफीट कर देगा पर्पस ऑफ लॉ का। डिफीट मतलब उस जिस पर्पस के लिए एक चीज़ की जा रही है उस पर्पस को एकदम ही ख़त्म कर देना, बल्कि उसको उल्टा करना। ठीक है? और फ्रॉडुलेंट इन नेचर का क्या मतलब है? फ्रॉडुलेंट इन नेचर का मतलब है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दूसरी पार्टी के ऊपर एक पार्टी के ज़रिए फ्रॉड किया जाता है। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रॉडुलेंट इन नेचर का। ए है, ए ने एग्री करा कि वो एक एजेंसी खोलेगा जिसमें वो स्टोलन कार्स बेचेगा, चोरी की हुई गाड़ियाँ। तो ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि ए बी को अल्टो कार बेचेगा फॉर 1 लाख रुपीज़ 2024 का मॉडल। ठीक है, बी एग्री हो गया और उसने साइन कर दिया एग्रीमेंट। जबकि बी ए को पता है कि वो कार चोरी की कार है, बी को नहीं पता है वो कार चोरी की कार है। तो ये
फ्रॉडुलेंट इन नेचर और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड एसेंशियल होगा। इसमें एग्जांपल ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आप ये भी लिख दोगे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या होता है, ये भी सफिशिएंट है हमारे लिए। उसके बाद हमारा फोर्थ कंडीशन जो है, एक जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती है या एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना देती है, वो है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़। फ्री कंसेंट से क्या मतलब है, कोई भी ऐसा कंसेंट जो कि फ्रीली गिवन है। फ्रीली इन द सेंस, एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का परसों एग्ज़ाम है, उस स्टूडेंट का कोई मन नहीं कर रहा पढ़ने का, उसके मदर आए, उसके मदर ने उसे डांटा कि तू पढ़ ले नहीं तो मैं तेरे को मारूंगी, और वो बड़े बेमन से ज़बरदस्ती बैठा है पढ़ने, तो उसका फ्री कंसेंट नहीं है। जबकि अगर वो स्टूडेंट खुद ही सोचे कि मेरा परसों एग्ज़ाम है, मुझे पढ़ना है, तो मैं पढ़ लेता हूँ, तो वो उसका फ्री कंसेंट है। उसने बिना किसी के दबाव में आए अपनी खुद की मर्जी से कॉन्सेंट दिया है कि हाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो उसका वो फ्री कंसेंट है। ओके, सो आपको फ्री कंसेंट समझ आ गया। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्म्स में इसे देखें और स्पेसिफिकली, तो कोई भी ऐसा कॉन्सेंट जो कि बिना फ्रॉड के, बिना कोर्जन के, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस के और बिना मिसरिप्रेजेंटेशन के दिया गया है, वो कंसेंट फ्री कंसेंट है। मतलब वहाँ ना फ्रॉड किया जाना चाहिए, ना कोर्जन की जानी चाहिए, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, ना मिसरिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो वो फ्री कंसेंट है। ये सारी टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किए, ये हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। और फिफ्थ कंडीशन जो है हमारी, जो एग्रीमेंट है उसे डिक्लेयर नहीं किया गया हो बाय लॉ कि वो वॉइड है। मतलब एक एग्रीमेंट जिसे लॉ के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है कि वो वॉइड है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। मतलब फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट नॉट बी अ वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस सब हेडिंग के तहत, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो आपको बाकी फर्स्ट 1, 2 और 3 पॉइंट तो वैसे समझ आ गए होंगे। फ्री कंसेंट मैंने समझा दिया, बस ये टर्म्स हम आने वाली क्लास में पढ़ लेंगे, और वॉइड एग्रीमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वॉइड एग्रीमेंट मेनली वो एग्रीमेंट जो कि लॉ प्रिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कि ले लीजिए, जैसे कोई भी माइनर एग्रीमेंट करे तो वो वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। और मैंने इतने एग्जांपल आपको दिए तो हैं अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में, जो कि यही चीज़ बताते हैं। मैंने उसमें कितनी बार बीच में बोला है कि वॉइड वॉइड वॉइड, है ना, तो वहाँ से एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो ये सारा हमारा टॉपिक था सेक्शन 10 का। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। ओके, जो 4 पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट आपको आने वाले लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। बस आप ये चीज़ ज़रा टर्म्स ज़रूर लिख के आइएगा। ओके, मेन पॉइंट ये है, उसका एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ है। ओके, ठीक है। तो सो वील मीट इन नेक्स्ट क्लास। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी एरर हो, वो आप कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा आयुष लॉ लेक्चर्स चैनल को। थैंक यू।